Hello students, myself Aarti Yadav, lecturer in English at GSSS Bailey Court. Today I am going to teach you another chapter from 11th class, but today I have adopted another method to teach you. I hope you all will like it very much. Hello students, today we are going to read the chapter We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together, written by Gordon Cook and Ellen East. This is a story of extreme courage and skill exhibited by the family of four. It is about the determination and togetherness of a family in a critical situation when death is standing in front of them. Along the parents, the children too are worth mentioning as they showed exemplary courage and understanding even in the face of death. Thus, their courage and love for each other helped them to survive in such a critical situation. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो कहानी है, स्टोरी है, ये एक फैमिली है जिसमें कि 4 मेंबर्स हैं. उनके अदम्य साहस और कला की को व्यक्त करती है. तो 4 मेंबर्स हैं एक फैमिली में और 2 उनके साथ और हैं उनके हेल्पिंग हैंड्स, क्रू मेंबर्स. उनके बारे में तो मैं बताऊंगी आपको कि कैरेक्टर्स जो हैं वो स्टोरी में कौन कौन से हैं. फर्स्ट जो कैरेक्टर है द नरेटर जो कि कैप्टन ऑफ द शिप है, कि जहाज है, जहाज क्योंकि समुद्री यात्रा का वर्णन है इसमें, तो शिप का ऑनर जो है वो नरेटर है. उसकी वाइफ है मैरी, वाइफ ऑफ द नरेटर. जोनाथन 6-year-old सन ऑफ द नरेटर का एक बेटा है जिसका नाम जोनाथन है और 6 साल का है वो. सुजैनी 7-year-old डॉटर ऑफ द नरेटर, 7 साल की बेटी है नरेटर की सुजैने. लैरी विजिल अमेरिकन क्रूमैन हायर्ड फ्रॉम केप टाउन, कि एक अमेरिकन है जो कि क्रूमैन है इस शिप के, जो क्रू होता है इस शिप के अंदर, जो चालक दल होता है उसका एक मेंबर है जिसको कि उन्होंने केप टाउन से हायर किया है. हर्ब सेगलर एक स्विस क्रूमैन है उसको भी उन्होंने केप टाउन से हायर किया है. तो ये 6 कैरेक्टर्स हैं टोटल इस स्टोरी में और इन 6 कैरेक्टर्स की एक समुद्री यात्रा का वर्णन है जिसमें वो एक अपने अदम्य साहस और एकता के बल पर किस प्रकार से एक विषम परिस्थिति से पार होते हैं वो हम इसमें आगे पढ़ेंगे. Let's start reading the summary of the chapter. Written by Gordon Cook and Ellen East, the story is about a 37-year-old businessman who is the narrator of the story. कहानी है गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट द्वारा लिखी गई है और कहानी है एक ओल्ड बिजनेसमैन, एक व्यापारी हैं जो कि 37 साल जिनकी उम्र है, जो खुद इस कहानी के नरेटर हैं. यानी नरेटर मीन्स जो कहानी को व्यक्त करता है, बताता है. ही हैज़ अ वाइफ नेम्ड मैरी एंड 2 children, जोनाथन एज 6 एंड सुजाने एज 7. उसकी वाइफ है मैरी, 2 उसके बच्चे हैं जोनाथन और सुजैन जो कि 6 और 7 साल के हैं. He and his wife both dream of a voyage around the world on their ship Wavewalker, which is a 23-meter long, 30-ton wooden hull just like that of the famous Captain James Cook. नरेटर और उसकी वाइफ, उन दोनों का एक सपना था. दोनों ने ये सपना लिया था कि एक वॉयज का मतलब जर्नी इन अ ओशन और सी, समुद्र में या यात्रा, समुद्री या स्पेस की जो जर्नी होती है उसको हम वॉयज बोलते हैं. कि
वो अपनी एक खुद के बनाए हुए जहाज जिसका नाम था वेव वॉकर, उसमें उस समुद्री यात्रा करें। उनका ये सपना था कि पूरे दुनिया की यात्रा करें अपने खुद के बनाए हुए शिप वेव वॉकर में, जो कि 23 मीटर लंबा था। जो शिप था उसकी लंबाई 23 मीटर थी और लकड़ी का बना हुआ था और वेट उसका 30 टन था। बिल्कुल वही समुद्री यात्रा जो कि जेम्स कुक ने करी थी, यानी कि वो जेम्स द्वारा की गई विश्व की जो समुद्र से जो यात्रा करी थी जेम्स कुक ने, उसको दोबारा या उसको डुप्लीकेट करना चाहते थे। द होल फैमिली started sailing from Plymouth, England on July 1976. The initial phase of the 3-year-long journey was from Africa to Cape Town. It was pleasant while heading east along with 2 newly hired crewmen. Strong waves hit them and their survival became a question. The story tells us about how they fought each day and survived till the end. द होल फैमिली, पूरा परिवार ने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करी? स्टार्टेड सेलिंग फ्रॉम प्लाईमाउथ। प्लाईमाउथ जगह है इंग्लैंड में, वहाँ पर उन्होंने जुलाई 1976 में अपनी समुद्री यात्रा की शुरुआत करी। द इनिशियल फेज में प्रारंभ में जो शुरुआती जो फेज था उनकी समुद्री यात्रा का, ऑफ द 3 years लॉन्ग, 3 साल लंबा था। 3 साल लंबी उनकी इस यात्रा का जो इनिशियल फेज था, शुरुआती दौर था, वो कहाँ तक था? वाज फ्रॉम अफ्रीका टू केप टाउन, कि अफ्रीका में केप टाउन तक था। एंड इट वाज प्लेजेंट, और केप टाउन तक जो समुद्री जो यात्रा उन्होंने की वो बहुत ही खुशनुमा थी, बहुत बढ़िया रही। वाइल हेडिंग ईस्ट, और उसके बाद जब वो ईस्ट की तरफ बढ़ रहे थे, पूर्व दिशा में बढ़े, और क्योंकि केप टाउन से मैंने पहले भी बताया था आपको कि उसने 2 क्रूमैन हायर किए थे, तो 2 क्रूमैन के साथ उन्होंने जब आगे बढ़ना शुरू किया अपनी इस यात्रा में, स्ट्रॉन्ग वेव्स हिट देम, तो ऊंची ऊंची लहरें उनसे टकराने लगी। एंड देयर सर्वाइवल बिकेम अ क्वेश्चन, और उनका जीना बड़ा मुश्किल हो गया। और ये स्टोरी टेल्स अस, बताती है ये कहानी हमें क्या बताती है कि हाउ दे फोर्ट ईच डे, कि किस प्रकार से हर रोज उन्होंने सामना किया और सर्वाइव टिल दी एंड, और लास्ट में जो है वो किस प्रकार से अपने आप को इस परिस्थिति से बाहर निकाल पाए और किस तरीके से जो है उन्होंने जीत हासिल की। They encounter strong and alarming waves during the second day. By December 25, they all managed to reach 35,000 kilometers east of Cape Town. The family somehow managed to surpass the bad weather and celebrates Christmas together. दूसरे दिन यात्रा के केप टाउन से जैसे ही वो चले, तो उसके दूसरे दिन भी उनको अलार्मिंग वेव्स यानी कि खतरनाक समुद्री लहरों का सामना करना पड़ा। 25 दिसंबर तक दे ऑल मैनेज टू रीच 35,000 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, की 25 दिसंबर को उन्होंने किसी तरीके से जो है वो 3,500 किलोमीटर, केप टाउन से आगे 3,500 किलोमीटर वो लोग पहुंचने में कामयाब रहे। द फैमिली सम हाउ मैनेज टू सरपास, और किसी तरीके से इस खराब मौसम को किसी तरीके से उस फैमिली ने उसका सामना किया, और इस तरीके से 25 दिसंबर को उन्होंने क्रिसमस जो है एक साथ मनाया सभी ने। एंड ऑन जनवरी 2 the big waves hit them. They tried to slow the ship down by dropping storm zeb and hit a heavy mooring rope in a loop across a stern, but it doesn't help much. They carry their life raft drill, attached lifelines, drawn life jackets and oil skins. अब 2 जनवरी को वेदर में बहुत ज़्यादा चेंज आया और बहुत ही ख़राब हो गया मौसम, और बड़ी बड़ी लहरें आकर उनसे डायरेक्ट टकराने लगी। उन्होंने शिप की स्पीड को कम करने की कोशिश करी, और इसके लिए उन्होंने जो जिब था उसका शिप का, उसको गिरा दिया,
and hit a heavy mooring rope in a loop across stern, but it doesn't help much. और इस तरीके से जो लूप था उसमें उन्होंने एक मोटा रस्सा जो था वो भी डाला, लेकिन उसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ. दे कैरी देयर लाइफ राफ्ट ड्रिल, अटैच लाइफ लाइन्स. उन्होंने अपनी जितनी वो कोशिश यानी कि पॉसिबल कोशिश कर सकते थे उन्होंने बड़ी कोशिश करी. सारी चीज़ें उन्होंने अपनी इस्तेमाल कर ली. डॉन लाइफ जैकेट जो थी वो उन्होंने अपनी ले ली, ऑयल स्किन्स जो थे वो सब कुछ ले लिया, लेकिन मौसम से वो अपने आप को बचा नहीं पा रहे थे. और बाद में इन लेटर इन द इवनिंग अ वर्टिकल एंड ह्यूज वेव स्ट्राइक्स द शिप एंड द नरेटर इज थ्रोन ऑफ फ्रॉम द शिप. ही एक्सेप्ट्स हिज अप्रोचिंग डेथ and starts losing consciousness. When the ship is about to overturn, a huge wave hits again and turns it right back. He suffers injuries in ribs and mouth. He grabs the guardrail and sails into the ship's main boom. और बाद में शाम के टाइम एक खड़ी, वर्टिकल्स मीन्स खड़ी, एंड ह्यूज बहुत बड़ी समुद्री लहर जो थी वो उससे टकराई, शिप से टकराई, और उसके टकराने की वजह से नरेटर जो थे वो दूर जाकर गिरे, शिप से दूर जाकर गिरे, और उसको लग रहा था कि अब तो उसकी मौत निश्चित है. उस चीज़ को उसने मान लिया था. धीरे धीरे वो बेहोश होना शुरू हो गया था. कॉन्शियस का मतलब लूजिंग कॉन्शियसनेस, बेहोश होना शुरू हो गया था. व्हेन द शिप इज अबाउट टू ओवरटर्न, और जहाज भी पलटने ही वाला था, और तभी अचानक से अ ह्यूज वेव हिट अगेन एंड टर्न्स इट बैक. और तभी अचानक एक और बड़ी सी लहर उठकर आती है और उसको शिप को दोबारा से पलट देती है, ठीक कर देती है. नरेटर को सफर्स इंजरीज इन रिब्स एंड माउथ, मुंह में और उसके रिब्स में चोटें आई. एंड ही ग्रैब्स द गार्ड रेल एंड सेल्स इनटू द शिप्स मेन बूम. और किसी तरीके से उसने जो गार्ड रेल थी उसमें उसको पकड़ा और शिप के मेन पार्ट तक, बूम तक वो पहुंच पाया. He instructs his wife Mary to guard the wheel as he realizes that the ship has water in the lower parts. His crewman starts pumping out the water. The narrator goes to his children's cabin and checks on them. His daughter Sue informs him about a bump on her head, which he ignores because his major concern is to save the ship. अब नरेटर ने अपनी वाइफ को कहा, वाइफ मैरी को कहा कि जो व्हील है, पहिया है शिप का, उसको बचाओ, क्योंकि एज ही रियलाइज्ड दैट, कि उसको पता चल गया था, वो समझ गया था कि शिप हैज़ वाटर इन द लोअर पार्ट्स, कि शिप के समुद्री उस जहाज के निचले हिस्सों में पानी भर चुका था. और उसके साथ जो क्रूमैन थे, मेंबर्स थे जो उसके, उन दोनों ने पंपिंग आउट द वाटर, की वाटर को बाहर पंपिंग करके वाटर को बाहर निकालना शुरू किया, पानी को. और उसके बाद नरेटर जो है अपने बच्चों के कैबिन में जाता है और देखता है, चेक करता है उनको कि उसकी जो डॉटर थी शू, उसने बताया कि अ बम्प ऑन हर हेड, कि उसके सिर में एक चोट लग गई थी जिसकी वजह से स्वेलिंग हो गई थी उसके सिर में. लेकिन नरेटर ने उस वक्त उसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि उसको सबसे पहले मेजर कंसर्न, उसकी सबसे ज़्यादा चिंता का विषय क्या था, टू सेव द शिप, कि समुद्र, उसको जहाज को पहले उसको बचाना था. The narrator does waterproofing on the gaping holes. This makes water to deviate in on the right side. The hand pump gets blocked due to debris and electric pump gets short circuited. However, he later finds a spare electric pump and connects it to drain the water. They all keep pumping the water all night long. Their mayday calls are not answered as they are in the remotest corner of the world. नरेटर ने क्या किया, he does waterproofing on the gaping holes. gaping holes का मतलब जो छेद हो गए थे जिनसे पानी आ रहा था शिप के अंदर, उनके ऊपर वाटरप्रूफिंग की लगाना शुरू किया ताकि पानी को अंदर आने से रोका जा सके. और इसकी वजह से पानी एक दूसरी साइड में
दिस मेक्स वाटर टू डेविएट ऑन द राइट साइड, और इससे पानी को दूसरी तरफ मोड़ दिया था। और हैंड पंप्स जो थे उनके पास, जिनसे वो पानी की पंपिंग कर रहे थे, बाहर निकाल रहे थे, वो ब्लॉक हो गए थे। और उनका जो एक इलेक्ट्रिक पंप था उनके पास, वो भी शॉर्ट सर्किट हो गया था। लेकिन बाद में दे फाइंड स्पेयर इलेक्ट्रिक पंप एंड कनेक्ट इट टू ड्रेन दी वाटर, और फिर बाद में उनको एक और इलेक्ट्रिक पंप मिल गया और जिससे कि उन्होंने पानी निकालना शुरू किया। दे ऑल कीप पंपिंग द वाटर इन ऑल नाइट, और सारी रात वो सारे मिलकर लगे रहे पानी को बाहर निकालने में। एंड देयर मेडे कॉल्स आर नॉट आंसर्ड एज दे आर इन द रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। देयर मेडे कॉल्स यानी कि उनकी कोई भी कॉल आ रही थी उसको वो ले नहीं पा रहे थे, कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि वो दुनिया के सबसे वीरान। शू ऑन द अदर हैंड हैज नाउ अ swollen back eye and deep cut in her arm. On being asked by her father about her injuries, she tells him she didn't want him to worry as he was trying to save them. After 15 hours, the situation gets controlled. The narrator decides to work in rotation and rest. The water levels are controlled, but the leaks were still there below the water line. अब शू उसकी बेटी हैज़ नाउ, अब उसकी जो आँख थी ब्लैक आई वो सूज गई थी, स्वेलिंग आ गई थी उसमें, और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा घाव लगा था गहरा। जब उसके फादर उसे पूछते हैं अबाउट हर इंजरीज, उसकी इंजरीज के बारे में, तो वो कहती है शी टेल्स हिम शी डिड नॉट वांट हिम टू वरी, कि वो अपने पिताजी को परेशान नहीं करना चाहती, एज ही वॉज ट्राइंग टू सेव देम, क्योंकि वो उनको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। आफ्टर 15 आवर्स, और लगभग 15 घंटे बाद सिचुएशन कंट्रोल में आती है, और नरेटर क्या डिसाइड करता है, टू वर्क इन रोटेशन एंड रेस्ट, कि रोटेशन में काम करेंगे, बारी बारी काम करेंगे और रेस्ट करेंगे। वाटर लेवल कंट्रोल हो चुका था, लेकिन जो लीक्स जो थे वो अभी भी, यानी कि छेद जो थे जिनसे रहकर पानी अंदर आ रहा था, वो अभी भी नीचे बने हुए थे। द शिप इज इन बैड शेप नाउ, इट इज नॉट इन अ कंडीशन टू रीच ऑस्ट्रेलिया, so they decide to reach the nearest island, Isle Amsterdam, a French scientific base. As their supporting engine were also damaged, the chances of the ship to reach the destination are low. अब जो शिप था उसकी हालत बड़ी ख़राब हो गई थी, और ऐसी हालत में नहीं था वो शिप कि वो लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके, क्योंकि उनकी जो जर्नी थी वो इंग्लैंड से शुरू होकर ऑस्ट्रेलिया तक थी। तो उस शिप की हालत बहुत ख़राब हो गई थी और उनको लग रहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच पाएंगे। एंड सो दे डिसाइड टू रीच, और तो उन्होंने कोशिश करी कहाँ पहुंचने की, नियरेस्ट आइलैंड की, कोई नियरेस्ट सा कोई द्वीप समूह मिले, और वो कौन सा था, आइल एम्स्टर्डम था, वहाँ पहुंचने की कोशिश करें। अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, एक फ्रांस का वहाँ एक वैज्ञानिक स्टेशन था, वहाँ तक पहुँचने की उन्होंने कोशिश करी। एज देयर सपोर्टिंग इंजन वर ऑल्सो डैमेज, क्योंकि जो जहाज़ को जो इंजन चला रहे थे वो भी खराब हो चुके थे। द चांसेस ऑफ द शिप टू रीच द डेस्टिनेशन आर लो, और चांसेस बहुत ही कम थे कि उनके डेस्टिनेशन पर पहुँचने के, अपनी मंजिल पर पहुँचने के चांसेस बहुत ही कम थे। After pumping the water out continuously for 36 hours, they took a sigh of relief. Only a few centimeters of water was left to be pumped out of the boat. They hoisted the Storm Shape as the main mast was destroyed. They ate their first meal in 2 days. Some corned beef and crackers. The weather soon started changing, and again the black clouds took over by the morning of January 5. His son Jonathan told him that he did not fear death as long as they were all together. This filled him with determination to fight the sea. लगातार 36 घंटे तक पानी पंपिंग करने के बाद वो पानी को निकाल पाए, और तब उन्होंने एक राहत की सांस ली। कुछ ही सेंटीमीटर पानी रह गया था, बाकी सारा पानी उन्होंने
उस बोट से बाहर निकाल दिया था। उन्होंने अब अपना जो जिप था, स्टॉर्म जिप था, उसको वापस होइस्ट कर दिया था, यानी कि खड़ा कर दिया था। और पिछले 2 दिन में पहली बार उन्होंने कुछ खाया। कुछ कॉर्न बीफ था और क्रैकर्स थे, उन्होंने खाए। द वेदर सून स्टार्टेड चेंजिंग एंड अगेन द ब्लैक क्लाउड्स, और अब फिर से मौसम ने बदलना शुरू कर दिया था और आसमान में काले काले बादल छा गए थे। 5 जनवरी का दिन था, तो सुबह मौसम बिल्कुल खराब हो गया था। और नरेटर का जो बेटा था जोनाथन, उसने कहा कि उसको मौत से डर नहीं लगता जब तक कि वो सारे एज लॉन्ग एज दे वर ऑल टुगेदर, कि जब तक वो सारे साथ में हैं तब तक उसको मौत से डर नहीं लगता। और दिस फील्ड हिम विद डिटर्मिनेशन टू फाइट द सी, और इस प्रकार से वो उसके इस दृढ़ निश्चय ने उसको समुद्र से लड़ने का साहस दिया। The struggle continued and the narrator tried his best to protect the weakened starboard side. The same evening, the narrator and his wife sat together holding hands, thinking about their end was near. His children continuously supported him, which gave him moral support to keep going. और इस प्रकार से उनका संघर्ष जो है वो लगातार चल रहा था। और नरेटर उसने बेचारे ने पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से वो इस मुसीबत से बचें। और उसी शाम नरेटर और उसकी वाइफ जब एक साथ बैठे थे तो अब अपने हाथों में हाथ लिए और उनको लग रहा था कि अब तो उनकी मौत निश्चित है, उनका अंत जो है वो नज़दीक है। उसके बच्चे लगातार उसको सपोर्ट कर रहे थे और इस वजह से उसको लगातार मोरल सपोर्ट जो है अपने बच्चों से मिल रही थी। Walker sailed through the storm and made it. The narrator then calculated their exact position by working on the wind speed. While he was brainstorming, Shue gave him a card that she had made expressing her love and gratitude towards the family. वेव वॉकर जो था वो तूफान के से गुजर रहा था, चल रहा था, और नरेटर अपनी एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में हिसाब लगा रहा था कि वास्तव में वो लोग इस वक्त कहाँ तक पहुँचे हैं, और विंड स्पीड पर वो काम कर रहा था। वाइल ही वॉज ब्रेन स्टॉर्मिंग, और जब वो अपना दिमाग लगा रहा था, उसकी बेटी शू आती है और वो उसको एक कार्ड देती है जो उसने अपनी फैमिली के प्रति अपने प्यार और ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए बनाया था। He instructed Larry to steer the course to 185 degree. He said that if they were lucky, they could hope to find an island by 5 p.m. He dozed off and suddenly got up around 6 p.m. He believed that they did not make it and was disappointed. His son came and informed him about how they reached the isle Amsterdam Island, and he called him best daddy and best captain. अब नरेटर लैरी को, जो क्रूमैन है उसका उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि जो स्टीयरिंग है उस शिप का उसको 185 डिग्री की तरफ मोड़ दिया जाए। उसने उसको कहा कि अगर वो भाग्यशाली हैं, अगर भाग्य ने उनका साथ दिया तो वो लोग शाम 5 बजे तक किसी आइलैंड पर पहुंचने की उम्मीद कर सकते हैं। और उसको फिर ऐसा बोलते हुए ही डॉज्ड ऑफ, उसको एक हल्की सी झपकी आ गई, एंड सडनली ही गॉट अप अराउंड 6 p.m. और लगभग 6 बजे वो उठा। ही बिलीव्ड दैट दे डिड नॉट मेक इट एंड वॉज डिसअपॉइंटेड। और फिर वो उसको लगा कि उसको बड़ी हैरानी, बड़े उदास हुआ वो कि वो नहीं कर सके। उसको विश्वास था कि वो ये नहीं कर सके थे और बड़ा उदास हुआ इस बात को सोच के कि वो, उसको उम्मीद थी कि वो 5 बजे तक आइलैंड पहुंच जाएंगे, लेकिन वो नहीं पहुंचे। तभी उसका बेटा उसके पास आता है और उसको सूचना देता है, इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट हाउ दे रीच द आइल एम्स्टर्डम, कि कैसे वो एक आयरलैंड है एम्स्टर्डम, वहाँ पहुँच गए हैं। एंड ही कॉल्ड हिम बेस्ट डैडी, और वो नरेटर को अपना बेस्ट डैडी और बेस्ट कैप्टन कहकर बुलाता।
They reached the island with little struggle, and with the help of inhabitants, the whole team, the family, and the two crew members never stopped trying. Their struggle and hard work finally saved them. और इस प्रकार से वो उस एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं बहुत ही संघर्ष के बाद। और वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स थे, इनहेबिटेंट्स का मतलब वहाँ के निवासी, द होल टीम, और उनकी पूरी टीम, उनका पूरा परिवार, उसके दोनों क्रू मेंबर्स जो हैं वो लगातार कोशिश करते रहे, बिना रुके उन्होंने पूरी लगातार कोशिश करी और इस तरीके से वो उस आइलैंड पर पहुंचने में कामयाब रहे। उनका देयर स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क फाइनली सेव्ड देम, और इस तरीके से उनके संघर्ष और कड़ी मेहनत से आखिरकार उन लोगों को बचा लिया था। Hope for the best and be prepared for the worst. It is the theme of this story. और hope for the best and be prepared for the worst कि हम अच्छे की उम्मीद न छोड़ें और बुरे का सामना करने के लिए तैयार रहें। ये इस कहानी की मेन विषय है, थीम है। दिस इज़ द फर्स्ट लेसन दैट वी लर्न एंड mere hope would not do. और ये पहला लेसन है जिससे हमें पता चला, हमने सीखा कि केवल उम्मीद से ही काम नहीं होता है। वी हैव टू वर्क हार्ड टू फुलफिल दी होप, और आशाओं को पूरा करने के लिए हमें सबसे पहले कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एंड वी शुड नॉट लूज करेज इन द फेस ऑफ अ डेंजर और डिफ़िकल्टी। और मुसीबत के समय में हमें अपने साहस को नहीं छोड़ना चाहिए। वी शुड स्ट्रगल ऑन एंड ऑन विद फर्म डिटर्मिनेशन, और हमें लगातार बार बार जो है हमें कोशिश करनी चाहिए संघर्ष करने की। एंड वी शुड हैव लव एंड सिंपैथी फॉर दोज हु स्टैंड बाय अस, और जो लोग हमारे साथ हैं हमारे इस संघर्ष में, हमें लगातार उनके साथ प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। These are the lessons that we learn from the story. और ये इस तरीके की शिक्षाएं थी, पाठ थे जो इस कहानी से हमें सीखने को मिले, जो कि आज की प्रेजेंट की जो सिचुएशन है उसमें बिल्कुल सटीक बैठते हैं। क्योंकि अगर हम लगातार कोशिश करेंगे, संघर्ष करेंगे और सेल्फ डिस्टेंसिंग रखेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे, तो डेफिनेटली हम आज जिस क्रिटिकल सिचुएशन में आज हम खुद को पा रहे हैं उससे हम ज़रूर पार